आज की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की जो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, उसके 2 पर्पस हैं। नंबर 1, एक तो जो बच्चे फिज़िक्स में अपनी परफ़ॉर्मेंस को लेकर के परेशान हैं, उनको मैं फिज़िक्स पढ़ने का सही तरीका गाइड कर पाऊँ। और दूसरा, जो बच्चे डॉक्टर बनने का या आईआईटी में जाने का ड्रीम बना चुके हैं, तो उनको उस ड्रीम को अचीव करने में मैं मदद कर पाऊँ। देखो, मेरा नाम मनीष कुमार मलिक है और मैंने लगभग 25 ईयर्स से भी ज़्यादा समय तक जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें नीट और जेई प्रिपेयर करने वाले बच्चों को पढ़ाया है। और मैं लगभग आकाश, एलन, बंसल क्लासेस जैसे इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुका हूँ। और मेरे जो टॉप रैंक है आईआईटी में, मैंने 13 रैंक को पढ़ाया है। और नीट में जो टॉप रैंक थी 200, उसको पढ़ाया मैंने। अब देखें, फिजिक्स कुछ बच्चों को टफ लगता है। अब उसके क्या क्या कारण हैं? मैंने अपने पिछले 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि एक ही क्लास में एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता है। उसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो उनके जब मैंने कारण जाने, तो देखो उसमें कारण नंबर 1, जैसे बच्चे को लग सकता है कि क्या ब्रेन की कैपेसिटी डिफरेंट है? क्या एक बच्चा जो अच्छा स्कोर कर रहा है, क्या उसका ब्रेन डिफरेंट है उससे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा बच्चा? दूसरा, अभी एक-एक करके हम इन जो भी कॉज़ हैं, इनको डिस्कस करेंगे, क्या ये सही है या गलत है। दूसरा, कि उसको अगर जो टीचर पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाने की टेक्निक अप टू द मार्क नहीं है, जो बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को समझ में आ जाए या किसी भी बच्चे को समझ में आ जाए। तीसरा, बच्चे का ब्रेन भी अच्छा है, टीचर भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो प्रैक्टिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ये भी कारण हो सकता है। या फिर वो टाइम भी दे रहा है सब्जेक्ट को, टीचर भी अच्छा है, ब्रेन भी उसका अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा हो सब्जेक्ट को, फिजिक्स को जिस सही तरीके से पढ़ना चाहिए, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं उस पढ़ने के सही तरीके को आपको विथ एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करो और उस तरीकों को अप्लाई करके आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो सकता है आप स्कूल में एकेडमिकली आप परफॉर्मेंस चाहते हो अच्छी, वो, या नीट में अच्छा रैंक चाहते हो, एम्स जैसा अच्छा टॉप कॉलेजेस चाहते हो, या आईआईटी में आप जाना चाहते हो अच्छी रैंक के साथ, अपनी डिजायर ब्रांच में लेना चाहते हो, डिजायर कॉलेज में। तो उन सब के लिए ये टेक्निक हेल्प करेगी, जो मैंने अपने लगभग पिछले 25 से भी ज़्यादा सालों में अडॉप्ट करवाई है अपने कुछ टॉप बच्चों को। तो हम सबसे पहले बात पे आते हैं, क्या ब्रेन की कैपेसिटी कारण है आपको फिजिक्स न समझ में आने का? तो चेक कर लेते हैं। आपने मूवी देखी होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि मूवी आपने आज से अगर 5-10 साल पहले भी देखी होगी, तो भी आपको उसके सीक्वेंस याद होंगे कि उस फ़िल्म की स्टोरी क्या थी, उस फ़िल्म में क्या फ़ेमस डायलॉग थे, हीरो कौन था। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन याद रख सकता है। तो इसका मतलब आपके ब्रेन की कैपेसिटी तो परफेक्ट है। अगर वो एक चीज़ याद रख सकता है, तो फिर फिजिक्स को भी उसको याद रखना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि फिजिक्स याद नहीं रहती? सेम ब्रेन है, ये किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ को याद रख लेता है, लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स के फॉर्मूले इसको याद नहीं रहते। तो इसको हम देखेंगे कि हम कैसे अपने ब्रेन की कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएँ फिजिक्स को समझने में। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेकंड, हो सकता है कि आपका टीचर कैपेबल नहीं हो, जो उसको पढ़ाने के लिए दिया जा रहा हो। उसके देखो अलग-अलग कारण होते हैं। बच्चे को समझ ही नहीं आता कि उसके टीचर की कैपेबिलिटी है या नहीं, ठीक है?
वो बड़े-बड़े ब्रांड के चक्कर में चला जाता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जो टीचर दिया जाएगा वो अप टू द मार्क होगा और मुझे समझाएगा। अब उसको समझ में नहीं आता तो वो अपने आप पे डाउट करता है कि हो, या फिर सब्जेक्ट पे डाउट करता है कि सब्जेक्ट बहुत हार्ड है या मेरी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो देखें, अ, मैंने गीता में भी पढ़ा, मैंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने 4 वर्णों की व्यवस्था करी है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब यहाँ पर वो कास्ट से सिस्टम नहीं बता रहे। बेसिकली जो मैंने उसको समझा है वो ये कि उन्होंने ब्रेन इस तरह से डेवलप किए हैं, ऐसे ब्रेन जो नॉलेज को गेन करने में और उसको डिलीवर करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे टीचर को ऐसे ब्रेन को टीचर बनना चाहिए ना। ब्राह्मण का मेन काम होता था टीचिंग, ठीक, नॉलेज गेन करना और नॉलेज को स्प्रेड करना सोसाइटी के अंदर। तो ये तो बॉर्न टीचर्स होते हैं ना, इस तरह का जो ब्रेन है वो तो बना ही टीचिंग के लिए। दूसरा कुछ वेश है जिनका ब्रेन बिजनेस माइंडेड होता है, वो सिर्फ बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको मनी में इंटरेस्ट होता, मनी कैसे बनाए। तीसरे तुमने देखा होगा कुछ ऐसे तुम्हारे कांटेक्ट में आए होंगे पर्सन जो लड़ना उनके लिए फटाक से काम होता है, वो लड़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, कहीं पे भी मौका मिले तो लड़ाई का वो चूकते नहीं है। तो ऐसा ब्रेन क्षत्रियों का होता है। शूद्र जो हर किसी की सर्विस करना उनको अच्छा लगता है ना। तो ये बेसिकली भगवान ने इस तरह से ब्रेन दिया। अब मान लो तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहा है उसका वो ब्रेन नहीं है। अब जरूरी नहीं, ब्रेन नहीं तो डेवलप नहीं कर सकते, डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है नॉलेज में, न डिलीवर करने में, वो सिर्फ सर्विस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उसने फिजिक्स को रटा होगा। अब वो जैसा उसने उसके पास नॉलेज है वही तुम्हें ट्रांसफर करेगा, तो उसके पास कन्फ्यूजन है, तो वही कन्फ्यूजन तुम्हारे तक ट्रांसफर हो जाता है। तो टीचर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट पढ़ाने में होता है लेकिन फिजिक्स में स्पेशली, क्योंकि अगर उसको, जब आपके टीचर को कॉन्सेप्ट समझ में आई हुई है तब वो आप तक डिलीवर कर देगा। ये हुई सेकंड बात। थर्ड बात, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास टीचर भी अच्छा है, आपका ब्रेन भी बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन आप अगर घर जाके सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं देते, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और आपके पास थक के फिर सो जा रहे हैं और आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे, जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई करके नहीं देख रहे हैं। फिजिक्स में देखो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे तुमने देखा होगा ना, तुमने जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होती थी रोज। ऐसा थोड़ी किसी ने थ्योरी पढ़ा दी कि आपको बाइसिकल चलाने के लिए ऐसे 2 हैंडल पकड़ने हैं, ये ब्रेक है और ऐसे पेडल चल मारना है तो साइकिल चलेगी। थ्योरी से तो नहीं होता ना, आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होते। यही बात फिजिक्स के लिए भी है। सिर्फ थ्योरी से आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते, आपको उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखी है उसको अप्लाई करना सीखना होगा। तो प्रैक्टिस की वजह से भी आप लैग कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे। आपके पास सब कुछ है, आपके पास टीचर भी बढ़िया है, आप प्रैक्टिस भी खूब करते हैं, लेकिन फिर भी आपका स्कोर नहीं होता। तो इसका मतलब है आप अपना आपका जो स्टडी का पैटर्न है, जो जो मेथड है, वही गलत है। हम आज एक्चुअली इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिक्स को पढ़ने का क्या सही तरीका है, जिससे आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ और फिजिक्स को समझ पाएँ। ठीक है। तो देखें, अब हम उन जो सक्सेस ऑफ की है उनको डिस्कस करते हैं। ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये 4 तरीके फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर टीचर का रोल है एक्चुअली। वो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा है वैसे ही आपको भी समझा पाए। अब देखो यहाँ पर वो ब्रेन का रोल आता है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन आता है कि ब्रेन मूवी याद रख पाता है लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद नहीं है, तो उसके पीछे यहीं पे थ्योरी काम करती है। देखो, मूवी आपको अच्छी तरह याद रही उसका कारण है क्योंकि मूवी आपको पूरी समझ में आई। क्यों? क्योंकि आपके आसपास सोसाइटी में जो हो रहा है वही तो आप मूवी में देख रहे हो, तो इसलिए आपको उसको समझने में ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, आपको बहुत अच्छी तरह वो समझ में आती है। फिजिक्स भी ने स्टडी ऑफ नेचर है। हमारे आसपास जो भी नेचर में चल रहा है उसी को तो हम मैथमेटिकली और थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स में। तो इसका मतलब फिजिक्स भी समझ में आनी चाहिए। तो वहाँ पर अब अगर आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी है विथ थ्योरी विथ न्यूमेरिकल, कैसे आप उस थ्योरी को
मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें और कैसे उस मैथमेटिकल फॉर्म को अप्लाई करें, ये काम टीचर का होता है। तो पहला काम आपने क्या करना है कि क्लासरूम में जब भी बैठे हों, तो टीचर जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझें। वहाँ पर आपको कैसे उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया, कैसे वो प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हैं। वो जो क्लासरूम के टाइम होता है ना, वो बहुत प्रीसियस होता है, ठीक है? उस वक़्त आपका कोई फ्रेंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आप बात कर रहे हो, तो बिल्कुल मना कर दें आप। आपको जो भी बात करनी है, आप क्लासरूम से बाहर आके करो। लेकिन जब टीचर को आप सुन रहे हो, तब आपका पूरा अटेंशन टीचर के ऊपर होना चाहिए। वो जो भी समझाना चाह रहे हैं, आप उसको समझो, ठीक है? बाकी का आपका फ्री टाइम में आप जो भी करना चाहें करें, लेकिन वो प्रीसियस टाइम को पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगाएँ। कैसे उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में बदला, कैसे उसको अप्लाई किया, ठीक है? अब मैं मानता हूँ ये जो सेकंड है ना रिकॉल, ये सबसे मोस्ट पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब ये है क्या? आप सपोज़ आपने आज कोई लेक्चर पढ़ा, टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, 1 आवर या 2 आवर की जो भी आपकी क्लासरूम रही। अब आपने क्या करना है? आपने एक ब्लैंक पेपर उठाना है, ठीक है? हम इसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या करना है? आप घर जाएँ या आप सपोज़ फ़ोर व्हीलर से जा रहे हैं घर, आपके पास अभी फ्री टाइम है, तो आप थोड़ा बैठें। अब आपने ना सोचना है, एक पेपर लेना है, उसमें लिखना है कि टीचर ने आज क्या-क्या पढ़ाया, आज क्या-क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाई, आज क्या-क्या क्वेश्चंस कराए थे, ये रिकॉल करना है। अब पहले दिन तो आपको रिकॉल पूरा नहीं होगा, 20 से 30% तक हो सकता है आप रिकॉल कर पाएँ। अब आपने जितना भी आपको आता है आप लिख दें, फिर मैच करें आपने जो क्लासरूम में पढ़ा था, उससे मैच करें आप क्या-क्या मिस कर गए, आपने क्या-क्या गलत किया, उसको फिर वापस से फिर एक बार वापस लिखें, बिना देखे, करेक्शन के साथ। ऐसा तब तक करें जब तक वो परफेक्ट क्लासरूम 100% ना आ जाए। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा इस प्रोसेस में सीखने में, लेकिन आप देखोगे 3-4 दिन के बाद आप वो पूरी 2 घंटे की क्लास सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स में पूरी रिकॉल कर रहे हो। ये स्टेप तक आपको पहुँचना है और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था ना, आपको मूवी याद रह जाती है, क्यों याद रह जाती है? आप रिकॉल करते हो। आप जैसे मूवी में से बाहर आते हो, आप स उस मूवी के बारे में सोचते हो, अगर ऐसा नहीं होता उसमें, हीरो ऐसा नहीं करता, ऐसा करता तो क्या होता? या आप अपने फ्रेंड को बताते हो, अरे बहुत बढ़िया मूवी है, उसमें ऐसा-ऐसा हुआ। कुछ दिनों तक आप उसको रिकॉल करते रहते हो या टाइम टू टाइम जब भी आप अगर उसका कोई सॉन्ग देख लेते हो तो रिकॉल हो जाता मूवी पूरी। तो वो आपको कैसे याद रहती है? वो इस प्रोसेस से याद रहती है ना? आपके दिमाग में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम जो भी देखते हैं उसको कुछ समय के लिए ब्रेन याद रखता है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो परमानेंट मेमोरी में पहुँच जाता है। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। अब परमानेंट मेमोरी में तब जाता है जब आपके ब्रेन को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है। अब आप उसको कैसे बताओगे काम की है? आप रिकॉल करोगे। आपने जैसे ही क्लास के बाहर गए, लेकिन ये प्रोसेस इमीडिएटली क्लास के बाद करनी है ना। 24 आवर के बाद आपका दिमाग सब चीज़ें भूल जाता है। उसको जब इमीडिएटली तो याद रहता है, मोस्ट सारी फुल इन्फॉर्मेशन याद रहती है। अब आपने उसको इसी वक़्त उसको ये आपने इंस्ट्रक्ट किया कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो उसको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। उसको लगता है कि ये, क्योंकि हमारा ब्रेन का बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसके अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये डिलीट कर देता है। इसको वही इन्फॉर्मेशन रखता है जो हमारे काम की है। इसको जब लगता है काम की, तो ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने क्लास को रिकॉल करना है, उसको पेपर पे लिखना है। क्या-क्या पढ़ाया, क्या-क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे, क्या-क्या न्यूमेरिकल कराए, ये रिकॉल करना है। कुछ दिन में हैबिट हो जाएगी। एक्चुअली हमको हैबिट ही बिल्ड करनी है, ठीक है? रिकॉल कर लिया। अब इसके बाद आपका अगली ज़िम्मेदारी होती है कि उस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 टू 15 न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करें। लेकिन बहुत टाइम के बाद नहीं। आपने आज पढ़ी है अगर कोई कॉन्सेप्ट, उसको रिकॉल कर चुके हो, तो नेक्स्ट डे तक आपको उस सेम डे और नेक्स्ट डे आपको कम से कम 10 टू 15 कॉन्सेप्ट ऑन दैट कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स ऑन दैट कॉन्सेप्ट करने हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली अब फोर्थ स्टेप आती है इसके बाद। आप करोगे तो आपको डाउट भी आएँगे। डाउट आएँगे तो आपने डिस्कस करना है। लंबा टाइम के बाद नहीं, उसको नेक्स्ट डे तक आपको अपने टीचर से डिस्कस कर लेना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, इसको आप सॉल्व करें। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, कौन-कौन सी? नंबर 1 कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रिकॉल, थर्ड
न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और फोर्थ डाउट पूछना। इस 4 को हम रिपीट करते जाएंगे, हमारा हैबिट बन जानी चाहिए इसको, ठीक है। इसको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है। अब जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगली स्टेप आती है, आपको उसको क्या करना है, आपने उस चैप्टर पे बेस्ड टेस्ट देना है और उस टेस्ट के डाउट्स डिस्कस करने हैं। सिंपल। ये 6 आपने अगर प्रोसेस फॉलो कर ली तो फिजिक्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये जो सारी स्टेप्स बताई हैं, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने 8 या 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग, if a body is submerged fully or partially in a fluid, then it will experience an upward thrust, which is known as buoyant force, and phenomena is known as buoyancy. तो आर्किमिडीज के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट वो किसी फ्लूइड में, फ्लूइड क्या, विच कैन फ्लो, मतलब लिक्विड और गैस दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। कोई भी सॉलिड अगर किसी फ्लूइड में सबमर्ज है तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, और ये अपवर्ड थ्रस्ट को हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। और ये बॉइंट फोर्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय सॉलिड, उस सॉलिड ने जितने वेट का फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस फ्लूइड के बराबर बॉइंट फोर्स की वैल्यू होती है, और फिनोमिना को हम बॉयंसी बोलते हैं। अभी देखो, मैं तुम्हें इसको और क्लियर करता हूँ ना, ताकि तुम इसको समझ पाओ, ठीक से समझो। सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे इसको समझते हैं हम। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंटेनर है, 1 मिनट। ये सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमने एक क्यूब लिया, किसी मटेरियल का बना हुआ है ना, इट इज क्यूब। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, तो अभी हम मान लेते हैं 10 10 10 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अभी एक टर्म हम यूज करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब सुनो कि हमारे पास, तो हमें अभी फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया, हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो स्टेटमेंट था, ठीक है। अब मैं तुमको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, तो उसके लिए मैं, है ना, एक हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल को कंसीडर करके चल रहा हूँ। हमने एक कंटेनर में वाटर ले लिया और एक सब्सटेंस ले लिया। तो अब जैसे मान लो वो हमारे पास जो क्यूब है, इस क्यूब की रिलेटिव डेंसिटी, सपोज इस क्यूब की रिलेटिव डेंसिटी 3 है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 3। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हमको वाटर की डेंसिटी पता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इससे हम मतलब क्या समझें, इससे ये मतलब समझेंगे कि अगर वाटर का बना हुआ कोई क्यूब हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा ऐसे भी पॉसिबल, कई केसों में पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं एक सिंपल केस बता रहा हूँ। तुम 1 मीटर की साइड का एक क्यूब ले लो विच इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इस क्यूब का जो मास होगा ना, इट विल बी इक्वल टू 1000 kg। क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी दिया हुआ है हमें 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वाटर का जो मास है इट इज 1000 kg। अब हमारे जो सब्सटेंस है
वो 3 टाइम्स है वाटर की डेंसिटी का, तो इसका मतलब वो 3000 kg पर मीटर क्यूब। अब अगर उस सब्सटेंस का ये क्यूब बना होता तो उसका मास 3000 kg होता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सुने, एक इंपॉर्टेंट बात और, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अभी हमने देखा ना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब अगर मुझे सब्सटेंस का मास निकालना है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? अभी खाली एक एग्जांपल अप्लाई करके बता रहा हूँ तुम्हें। सब्सटेंस का मास, उसका जो लेंथ है, देखो क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, राइट? तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अभी लेकिन अगर हम ऐसा ही सिस्टम में नापते हैं तो ऐसा ही सिस्टम में हम लेंथ को नापते हैं मीटर से, तो यहाँ तुम्हें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो तुम्हें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये वॉल्यूम तुम्हें ऐसा सिस्टम में लेना होगा। और डेंसिटी सब्सटेंस की है 3 × 10⁻³ ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 10 10 10 10 से और 10 10 से तुम्हें यहाँ नीचे 10⁻³ मिलेगा, तो 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो सब्सटेंस का मास कितना हो जाएगा? 3 kg। ये हो गई एक बात। ये तुम्हें मैंने मास निकालना सिखाया, क्यों? किसको हमें बॉयंट फोर्स में जरूरत पड़ेगी। तो हम आगे समझते हैं। देखो, ये हमने कंटेनर ले लिया था, इसको हमने वाटर से फिल कर दिया था। अब इसमें हम वो हमारा क्यूब जो है उसको सबमर्ज करते हैं। उसको अभी फुली सबमर्ज नहीं कर रहे हैं, मैं उसको पार्शली सबमर्ज कर रहा हूँ इस फ्लूइड के अंदर। कितनी हाइट इसकी? मैंने सपोज इसका 2 सेंटीमीटर सबमर्ज कर दिया, राइट? अब देखो, नीचे 2 सेंटीमीटर की हाइट का एक क्यूबॉइड है जो सबमर्ज है, ठीक है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला कि जैसे तुम किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट सरफेस को दबाने की कोशिश करता है, तो बदले में सरफेस क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट पर एक रिएक्शन लगाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे, किसी सरफेस टेबल पे रखी एक बुक, तो बुक को ग्रेविटी की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स मिलता है, बदले में सरफेस इस पर एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक यही बात फ्लूइड के लिए भी सही है। अगर ये ऑब्जेक्ट पानी को दबाने की कोशिश करेगा तो बदले में वाटर भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। वो रिएक्शन फोर्स ही बॉयंट फोर्स है, एंड इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। तो इट इज इक्वल टू वेट। अब ये सॉलिड ने जितने वेट का लिक्विड हटा दिया भाई, इस उतने ही वेट का बॉयंट फोर्स लगता है। अब देखो, वेट इक्वल टू होता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, क्योंकि वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है, और मास होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो हमें ये पता करना है कि कितने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो जितना वॉल्यूम इसमें सबमर्ज है उतने ही वॉल्यूम का तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई। तो अगर तुमको बॉयंट फोर्स निकालना है तो देखो, हम बॉयंट फोर्स कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या इट इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। मास को हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब वॉल्यूम कितना? देखो, हमने देखा कितना वॉल्यूम सबमर्ज किया हमने उसके अंदर। हमने एक क्यूबाइडल शेप में वॉल्यूम सबमर्ज किया है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? 2 अपॉन, अब क्योंकि एसआई सिस्टम में बदलना है तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे अपन। 2/100, 10/100, 10/100। फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³ इंटू जी की वैल्यू अभी हम 10 ले लेते हैं ना। तो देखें, 1 2, तो 1 2 ये कैंसिल हो गए, फिर 3 हम और कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3, फिर एक और वो 0 कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू 2 kg। तो देखो, 2 न्यूटन। तो पॉइंट फोर्स कितना हो गया? 2 न्यूटन का। तो अभी हम सिचुएशन को एक बार समझ लेते हैं। ये हमारे पास वो कंटेनर था,
कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया, इसके अंदर हमने क्यूबॉइड डाला, क्यूब डाला। क्यूब को फुली सबमर्ज नहीं किया हमने, पार्शियल सबमर्ज किया अप टू हाइट 2 सेंटीमीटर। तो अब देखो, लिक्विड ने जब इसने इस सॉलिड ने लिक्विड को दबाने की कोशिश करी, तो लिक्विड ने एक अपवर्ड थ्रस्ट दिया जिसको हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट पर और क्या क्या काम कर रहा है, इस पर एक ग्रेविटी काम कर रही है जो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर है, जो हमने अभी देखा था ना 3 kg। तो इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, कितने का, 1 न्यूटन का। और ये कितने एक्सेलेरेशन से पानी के अंदर आ जाएगा, होता है फोर्स अपॉन मास। तो ये कितने नेट फोर्स से आ रहा है नीचे, 1 मिनट, ये केजी लिख दिया, ये न्यूटन है। तो ये 3 - 2 न्यूटन अपॉन मास इसका 3 kg। तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 1/3, है ना। तो 0.33 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे फॉल हो रहा होगा। तो इस तरह से देखो, मैंने तुम्हें सिंपली समझाया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसका स्टेटमेंट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, जो कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज हो किसी फ्लूइड में, तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है। इस अपवर्ड थ्रस्ट को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, और इस बॉयंट फोर्स की वैल्यू उस लिक्विड के वेट के बराबर होती है जो इस सॉलिड ने डिस्प्लेस कर दिया। फिर हमने वेट, हमको ये पता चला कि बॉयंट फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। तो वेट इक्वल टू मास इंटू जी, फिर मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू जी कर दो, तो हमें बॉयंट फोर्स मिल जाएगा। फिर इस पर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये तो होता है एक तरीका कि हम किसी फिजिक्स में किसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझें, उसको क्रिस्टल क्लियर समझना जरूरी है। एक मूवी के जैसा, जब तक वो इतना नहीं समझ में आएगा तब तक तुम्हें याद भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक फ्लूइड के अंदर सबमर्ज सॉलिड के लिए लगता है, कि अगर कोई भी सॉलिड फ्लूइड के अंदर सबमर्ज होगा तो उस पर फ्लूइड एक अपवर्ड थर्स्ट लगाएगा, जो एक रिएक्शन है उसकी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लूइड को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो बदले में फ्लूइड भी तो उसको ऊपर उछालेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये जितना उसको दबाने की कोशिश करेगा, बदले में वो भी ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, और उसी को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके फिर अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती है, निकालने का ये तरीका रहता है। अब स्टेप नंबर सेकंड आता है, वो इस वीडियो को तुम पॉज कर लेना, और अब तुमने क्या करना, मैंने जो भी सिखाया उसको बिना देखे एक कॉपी पर इसी वक्त लिखने की कोशिश करो। जितना भी मैंने समझाया, जो मैंने क्वेश्चन बताया, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, है ना। वीडियो को तुम यहाँ पर पॉज कर लेना और फिर रिकॉल करने की कोशिश करना ना। फर्स्ट स्टेप में हमने कॉन्सेप्ट सीखी, सेकंड में अब उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, ठीक है। तो पॉज करके फिर अब अपन अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब तुमने क्या करना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है। तुमने कॉन्सेप्ट सीखी, उसको रिकॉल किया, अब थर्ड स्टेप में तुम उस पर बेस न्यूमेरिकल करो। जैसे मैंने यहाँ पर एक तुमको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड ऑन वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द बॉइंट फोर्स इफ इट डिस्प्लेस 3 लीटर ऑफ वाटर। अगर वो 3 लीटर वाटर को डिस्प्लेस करता है तो बॉइंट फोर्स कितना होगा। तो तुम इसको अप्लाई करना, लेकिन मैं अभी तुम्हें इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने का था, 5 kg का था ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने वाटर में सबमर्ज किया। ऐसा करने पर ये क्या करता है, कितने लीटर का वाटर डिस्प्लेस कर देता है, 3 लीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो हमको पता है कि बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट इक्वल टू होता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है ना, ऐसा सिस्टम में मीटर क्यूब में आना चाहिए, राइट। तो वॉल्यूम अभी हमारे पास है लीटर में, हमें कन्वर्जन फैक्टर मालूम होना चाहिए। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर इसको मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब।
तो इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें अब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। वॉल्यूम हम क्या कितना लिखेंगे, 3 इंटू 10⁻³ फिर डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 और इंटू जी कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 केजी तो उसका मास दे रखा था, लेकिन इसका वेट कितना है, वेट ऑफ सब्सटेंस अगर हम लिखेंगे तो 5 इंटू 10 करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन, है ना। या हम बोल सकते हैं कि वाटर जो वाटर है वो 3 केजी का वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हम तुमको ये एप्लीकेशन सॉल्व करनी है। अब अगर इसमें कोई डाउट आता है तो तुमको उसको डाउट पूछना था। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये 4 स्टेप्स हैं जिससे तुम फिजिक्स को अच्छी तरह समझ सकते हो। नंबर 1, तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है, टीचर को सुनना है ध्यान से, आँख और कान टीचर पर होने चाहिए। अपने आसपास कोई फ्रेंड बात कर रहा था उसको रोक दो कि हम बाहर चल के बात कर लेंगे, अभी क्लासरूम में हम सिर्फ बात सुनेंगे। समझ लिया हमने। अब तुमने विद इन 24 आवर, आइडियली तो ये है कि क्लास के जस्ट बाद 24 आवर तुम्हें एक ब्लैंक पेपर लेकर के उन कॉन्सेप्ट्स को लिखना है जो भी पढ़ाई गई है, उनको मैच करना है और जब तक बिना देखे लिखना है जब तक कि पूरी रिकॉल ना कर लो। 5-7 दिन तक जब करोगे तो तुम्हें 10 टू 15 मिनट्स के अंदर पूरी रिकॉल हो जाएंगी, पूरी क्लास जो भी है। उसके बाद तुम्हें उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 10 टू 15 क्वेश्चन सॉल्व करने एटलीस्ट, ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आपको अपने टीचर से पूछना है। ठीक, तो यहाँ तक तो बात हो गई। हो सकता है तुम्हारे पास टीचर बहुत बढ़िया हो तो तुम ये सारी अप्लाई कर लोगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके पास अगर कोई अच्छा टीचर नहीं है तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा था शुरुआत में, इस लेक्चर वीडियो को रिकॉर्ड करने के 2 कारण हैं। नंबर 1, एक तो मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका बता पाऊँ, और दूसरा, जिन बच्चों का ड्रीम है डॉक्टर बनना और आईआईटी में अच्छे आईआईटी में जाकर के इंजीनियर बनना, उनकी मदद करना। ठीक है, तो उनकी मदद के लिए मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगा। मैं 15 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, उसमें अलग-अलग बैचेस हैं। अगर सिर्फ किसी बच्चों को खाली स्कूल एक्सीलेंस के लिए पढ़ना है, किसी स्कूल एग्ज़ाम के लिए, वो बैच है। किसी को नीट प्रिपेयर करना है अपने एकेडमिक्स के साथ 11th या 12th के साथ, या किसी को जेईई प्रिपेयर करना है। तो इस तरह के मैंने टोटल 3 बैचेस हर क्लास के लिए बना रखे हैं। अब उसमें हम कॉन्सेप्ट को यही सारे मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर तुमने घर जाके रिकॉल करना है, फिर मुझसे जो भी है डाउट डिस्कशन करना है। तो इसमें हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, डाउट डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट को विजुअली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम वीकली टेस्ट लेंगे और मॉक टेस्ट लेंगे। तो ये सारा उस प्रोसेस चलेगा पूरा ईयर लॉन्ग। ठीक है, इसमें अभी वैसे तो कोर्स की फ़ीस है 25,000 पूरे एनम के लिए, लेकिन कुछ बच्चे फाइनेंशियली, मुझे पता है बर्डन होता है पेरेंट्स पर, वो नहीं पे कर पाते। तो 22 अप्रैल तक इस कोर्स को तुम सिर्फ 1000 रुपीज़ में अवेल कर सकते हो, 1000 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स। उसके बाद फिर ये फीस 25,000 पे आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए तुम्हें देखो वेबसाइट मैंने दिया हुआ है www.physicsnexus.in, या ऐप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इसमें इस वीडियो के लेक्चर के लिंक में लास्ट में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर तुम्हारे पास अच्छा फिजिक्स टीचर है तो मेरी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अपना ड्रीम किसी भी हालत में अचीव करना चाहते हैं और उनके पास अच्छा टीचर फिजिक्स का नहीं है, वो लोग ज्वाइन कर लें। अभी 22 अप्रैल तक ये सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंदर है, उसके बाद मैं इसको फिर 25,000 पर ले जाऊँगा। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा फिजिक्स का सही पढ़ने का तरीका कैसा है। फिर भी तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना लिंक, मैं और डिटेल में अगर चाहिए ये सारी चीज़ें तो मैं और डिटेल में हम इसको समझेंगे। ओके, तो थैंक यू बच्चों।